Okay, friends, our today's lecture will be regarding MPSC combined exam. ये एग्जाम का डेट आप लोगों को 30 अप्रैल का रहेगा एंड अकॉर्डिंगली हम लोगों ने 15 लेक्चर का कोर्स डिजाइन किया हुआ है जिसमें हर सब्जेक्ट के 3-3 लेक्चर होंगे. सो दिस विल बी द फर्स्ट लेक्चर फॉर योर हिस्ट्री. आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज द सिलेबस फॉर योर हिस्ट्री सब्जेक्ट. आफ्टर दैट व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन जनरली यूज टू आस्क इन कंबाइंड एग्जाम. सेकेंडली व्हाट शुड बी द सोर्स ऑफ माय रीडिंग, मैंने ये पढ़ना कहाँ से चाहिए और प्रोबेबल क्वेश्चंस क्या आएंगे इसमें. सो इन चीज़ों के ऊपर बेसिकली चर्चा करेंगे हम लोग. सो लेट्स हैव अ क्विक लुक ऑन द हिस्ट्री फॉर कंबाइंड ग्रुप एंड BC. इसमें आप लोगों को राज्य सेवा का भी बताऊंगा मैं, वैसे हुआ तो सभी चीज़ों के ऊपर एक 360 एंगल में डिस्कशन करेंगे, नॉट एन इशू. इसमें देखिए सबसे पहले यू मस्ट हाउ टू नो द सिलेबस फॉर द एग्जाम की. इस एग्जाम के लिए एग्जैक्टली सिलेबस क्या है. सो सिलेबस बहुत ही ज़्यादा छोटा दिया है इन लोगों ने. इफ यू फोकस ऑन द सिलेबस ऑफ योर कंबाइंड एग्जाम फॉर हिस्ट्री, दे आर सेइंग दैट यू हैव टू स्टडी द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया विथ स्पेशल रेफरेंस टू महाराष्ट्र. बहुत ही छोटा सा कंपोनेंट रहेगा ये आप लोगों की हिस्ट्री का. अभी ये कंबाइन की एग्जाम में आप लोगों को सिर्फ मॉडर्न इंडिया है. आप अगर राज्य सेवा की एग्जाम देते हो, प्रीलियम या प्रीलिमिनरी या UPSC की देते हो, तो उसमें प्राचीन, मध्ययुगीन प्लस आधुनिक यानी मॉडर्न इंडिया तीनों आ जाएंगे, एंशियंट मिडिवल प्लस मॉडर्न. अभी जहां तक इसकी फेजेस की बात, तो एग्जैक्टली यानी मॉडर्न इंडिया है क्या, तो इसके बारे में बेसिकली बताता हूँ. हम लोग हिस्ट्री के 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं हिस्ट्री को ऑन द बेसिस ऑफ देयर टाइम फ्रेम. जैसे पे आप अगर देखते हो सपोज टाइम फ्रेम ऑन द बेसिस ऑफ टाइम फ्रेम सपोज, तो इसमें फर्स्ट आप लोगों का आएगा एंशियंट इंडिया. एंशियंट इंडिया ने बेसिकली इंडिया की जो हिस्ट्री है, दैट हिस्ट्री स्टार्टेड फ्रॉम 2600 BC फ्रॉम द IVC, इंडस वैली सिविलाइजेशन. और ये यहां से कंटिन्यू हो गए 8 AD तक ये चलेगा टिल द एंड ऑफ गुप्ता एज. इसे एंशियंट इंडिया कहेंगे आप लोग, प्राचीन भारत का इतिहास. देन सेकेंडली आप लोगों का आता है फ्रॉम 18 AD टू 17th सेंचुरी या 17 AD सपोज, या 18 AD, 8 से लेकर 18वां जो सदियां आएंगे, दैट विल बी ऑफ योर मिडिवल इंडिया. एंड आफ्टर दैट 18th सेंचुरी ऑनवर्ड्स जो आप लोगों का मूवमेंट होता है उसे हम लोग मॉडर्न इंडिया में कंसीडर करते हैं. So from 2600 BC to 880, this belong to your ancient phase. After that, from 880 to 1880, it belongs to your medieval. And after 18th century, आप लोगों का कौन सा फेज शुरू होता है, बेसिकली मॉडर्न इंडियन फेज. तो आप लोगों को UP MP अभी एक कंबाइन के एग्जाम में पढ़ना है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री. अभी क्वेश्चन ये भी कि यही क्यों पूछा गया है, तो देखिए एंशियंट एंड मिडिवल में बहुत ज्यादा फैक्चुअल डेटा है, ये आपने नहीं भी पढ़ा तो भी चल जाएगा फॉर कंबाइन एग्जाम. बट आप लोगों की लाइफ के ऊपर सबसे बड़ा इंफ्लुएंस जो है दैट इज ऑफ मॉडर्न इंडिया. सो मॉडर्न इंडिया आप लोगों को पढ़ना ही पड़ेगा सपोज. और मॉडर्न इंडिया के ऊपर आप लोगों को सबसे ज्यादा क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं. एंड ऐसा समझिए कि 70-30 का रेशियो रहेगा राज्य सेवा में. 30% क्वेश्चन एंशियंट मिडिवल के ऊपर, जनरल ट्रेंड कह रहा हूं मैं, या 40% क्वेश्चन एंशियंट मिडिवल के ऊपर, और 60% क्वेश्चन विल बी ऑन यूर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री. इस प्रकार से क्वेश्चंस आप लोगों को जनरली पूछे जाते हैं इसमें. अभी इसमें जो फेजेस सपोज यानी सबसे ज्यादा आप लोगों को इसमें ही पूछा जाएगा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में. इसको डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे हम लोग. मैंने पढ़ना कहाँ पे, अभी देखिए मॉडर्न इंडियन हिस्ट्रीज में कुछ इंपॉर्टेंट टाइम लैप्सेस आते हैं या टाइम फ्रेम आएगा. 18th सेंचुरी जो है आप लोगों को मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री यानी 18th सेंचुरी पढ़ना है, 18th सेंचुरी ऑनवर्ड. सो 18th सेंचुरी ऑनवर्ड स्टार्ट होता है 1701 से. इस सेंचुरी का सबसे बड़ा क्या कहेंगे हम लोग, जो लैंडमार्क एक इंसिडेंट है, दैट वाज द डेथ ऑफ औरंगजेब इन 1707. आफ्टर 50 ईयर 1757 बैटल ऑफ प्लासी होता है यहाँ पे. 1761 थर्ड बैटल ऑफ पानीपत एंड 1764 बैटल ऑफ बक्सर. ये 3 इंसिडेंसेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. और उसके बाद बैटल ऑफ बक्सर के बाद जो सबसे बड़ा इंसिडेंस आप लोगों की हिस्ट्री में होता है दैट इज द रिवॉल्ट ऑफ 1857. यहां से क्वेश्चन का इंटेंसिटी बढ़ जाएगा. मैक्सिमम क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड ऑन दिस टॉपिक.
ऑन 18th सेंचुरी ऑनवर्ड सपोज, ये ध्यान में रखिए आप लोग। सो हम लोगों का डिस्कशन का फर्स्ट पॉइंट रहेगा रिवॉल्ट ऑफ 1857, नोट डाउन कर सकते हैं आप लोग। Revolt of 1857. Now see, the revolt of 1857 is generally considered as the important milestone in the history of India. Suppose क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं आप लोगों को 1857 के रिवॉल्ट के ऊपर। क्वेश्चंस अभी देखिए, ये जो कंबाइंड के एग्जाम है इसमें जनरली फैक्चुअल डेटा के ऊपर फोकस किया जाता है। द मैक्सिमम फोकस विल बी ऑन फैक्चुअल डेटा, नो एनालिटिकल क्वेश्चन जनरली। तो आप लोग इस एग्जाम के लिए हिस्ट्री पढ़ते टाइम एनालिटिकल अप्रोच रखने से बेटर है कि थोड़ा फैक्चुअल अप्रोच रखें। सो देयर विल बी द चांसेस विल इम्प्रूव दैट यू विल गेट सिलेक्ट इन द एग्जाम। हम लोग फैक्ट्स के ऊपर ही जनरल फोकस करेंगे, मिनिमम एनालिसिस मैक्सिमम फैक्ट्स कलेक्शन। इसमें सबसे पहली बात तो क्वेश्चन रिपीटेडली पूछा गया आप लोगों को कि हु वॉज द गवर्नर जनरल एट द टाइम ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857, की 1857च्या उठाच्या वेळेस भारतामध्ये कोण गव्हर्नर जनरल होतं। तो इसमें देखिए ध्यान में रखिए, लॉर्ड कैनिंग वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857। लॉर्ड कैनिंग के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। लॉर्ड कैनिंग की अचीवमेंट्स क्या है या इसके और फीचर क्या है, तो देखिए ध्यान में रखिए, लॉर्ड कैनिंग वॉज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, last governor general of India, and he was the first viceroy of India, first viceroy of India। इसका ध्यान में भी रख सकते हैं आप लोग। इंडिया में 1857 में लॉर्ड कैनिंग आता है एज अ गवर्नर जनरल। 1858 तक वो गवर्नर जनरल होता है, क्योंकि बाद में कंपनी का रूल एबोलिश हो जाता है और ब्रिटिश पार्लियामेंट का डायरेक्टली आता है। तो 1858 में उसका टेन्योर खत्म होता है एज अ गवर्नर जनरल, और 1858 से लेके 1862 तक ये वॉइसरॉय होता है। फिर द लास्ट गवर्नर जनरल एंड फर्स्ट वॉइसरॉय ऑफ इंडिया, ये क्वेश्चन पूछा गया है। दिस इंफॉर्मेशन हैज बीन आस्क्ड। दूसरा, लॉर्ड कैनिंग के बारे में क्या पूछा जा सकता है, तो लॉर्ड कैनिंग की अचीवमेंट्स क्या है, तो ध्यान में रखिए, लॉर्ड कैनिंग ने दो बड़े इंपॉर्टेंट लॉ पास किए थे। फर्स्ट लॉ वाज द लॉ ऑफ विडो रीमैरिज। (1856) और उसके बाद दूसरा एक इंपॉर्टेंट एक्ट इसके समय में आया था, रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट। No, that was not a religious disability act. That was the General Service Establishment Act. I am extremely sorry. This was दूसरा एक्ट इसके समय पे आता, that was General Service Establishment Act 1856। ये दोनों भी जो लॉ है ये ड्राफ्ट किए थे लॉर्ड डलहौसी ने। लॉर्ड डलहौसी की ड्राफ्टिंग थी, एंड आफ्टर दैट ड्राफ्ट वर डायरेक्टली इंप्लीमेंटेड बाय लॉर्ड कैनिंग। क्योंकि लॉर्ड डलहौसी को सक्सेसर लॉर्ड कैनिंग ही आते हैं। फिर ये ध्यान में रखिए आप लोग, समझ लीजिए चीजों को। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। सो गवर्नर जनरल इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड कैनिंग वॉज द गवर्नर जनरल। व्हाट वाज द स्पेशलिटी ऑफ दैट गवर्नर जनरल, तो ही वॉज द लास्ट गवर्नर जनरल एंड फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया। द इंपॉर्टेंट एक्ट्स लाइक विडो रीमैरिज एक्ट एंड द जनरल सर्विस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट वॉज passed during the tenure of Lord Canning. This is the important thing. अभी क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, बट जनरली 1857 का रिवॉल्ट आप जो भी पढ़ेंगे इसको 3 फेजेस में पढ़िए। जैसे कि रिवॉल्ट होने के पीछे कॉजेस क्या थे, व्हाट वाज द कॉजेस बिहाइंड द रिवॉल्ट। रिवॉल्ट यानी एग्जैक्टली ये इवेंट हुआ क्या था, इवेंट के ऊपर एक फोकस कीजिए। फैक्ट्स कलेक्ट कीजिए कि मंगल पांडे ने क्या किया था, कौन सी डेट को हुआ था, किसको लीडरशिप आपने दी थी, कौन से एरिया में कौन से रीजन में ये हुआ था, इसके ऊपर फैक्ट आएगा। और इवेंट होने के बाद थर्ड एंगल रहेगा कॉन्सिक्वेंसेस, कि इस रिवॉल्ट के इम्पैक्ट क्या थे। दिस 3 एंगल विल बी इनफ टू
आंसर द क्वेश्चन आस्क इन दिस एग्जाम, ये आप लोग ध्यान में रखिए। बाकी बहुत कुछ बड़ा नहीं पूछेंगे ये, कॉजेस, एक्चुअल इवेंट एंड कॉन्सिक्वेंसेस। तो नेक्स्ट फोकस करते हम लोग कॉजेस के ऊपर कि इसके पीछे के कॉजेस क्या थे। अभी देखिए इतना बड़ा अगर रिवॉल्व हो रहा तो उसके पीछे कोई एक कॉज तो होगा नहीं। सो अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट ओपिनियंस ऑफ हिस्टोरियन, द कॉजेस हैव बीन कैटेगराइज्ड इन द different categories like economic causes. You can see it over here. Economic causes were there, political causes were there, simultaneously some administrative causes were there, religious causes, some military causes and some instant causes were there. तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इकोनॉमिक कॉजेस। देखिए इकोनॉमिक कॉजेज में आप लोगों को क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट द क्वेश्चन वाज फ्रॉम अनदर पॉइंट ऑफ व्यू। एक पार्ट को हम लोग टच करेंगे, उसका नाम रहेगा इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल ऑन इंडिया, कि ब्रिटिश रूल के इंडिया के ऊपर क्या क्या इकोनॉमिक इंपैक्ट हुआ है। तो इसमें देखिए आप लोगों को कुछ इकोनॉमिस्ट के बारे में पूछा गया, सम अर्ली इकोनॉमिस्ट आप लोगों को पूछे गए हैं। तो हुआ क्या था इस समय में, दैट मीन्स इन द 18th सेंचुरी, कुछ इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर्स थे जिन्होंने ये पोल खोल किया था कि ब्रिटिशर्स यहाँ पे हम लोगों को फ्लरिश करने के लिए आए नहीं, सो इनफैक्ट हम लोगों को वैनिश करने के लिए यहाँ पे आए हैं। और ये बहुत से इंटेलेक्चुअल लोगों ने उस समय के दिखा दिया था। इसमें सबसे फर्स्ट नाम मैं लेना चाहूंगा दादा भाई नौरोजी का। दादा भाई जी ने एक बुक लिखी थी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इस बुक में इन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी दिया है। यहां पे भी क्वेश्चन पूछा गया है, ड्रेन ऑफ वेल्थ, कि इंडिया से पूरा वेल्थ को ड्रेन किया जा रहा है टू फ्लरिश, टू मेक और टू बिल्ड द ब्रिटिश एम्पायर। सपोज ये दिस इज इंपॉर्टेंट, सपोज ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। उसके बाद दूसरे एक बड़े इकोनॉमिस्ट आते हैं, सेकंड नंबर में लेना चाहूंगा, दूसरा नाम आरसी दत्ता, ये भी नाम लिख लीजिए, आरसी दत्त। आरसी दत्त ने एक बुक लिखी थी इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। और तीसरा एक नाम आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं, एमजी रानडे, महादेव गोविंद रानडे। इन्होंने एक एसे लिखा था, एन एसे ऑन इंडियन इकोनॉमी। दीज वेयर द अर्ली नेशनलिस्ट ऑफ इंडिया। मैंने फर्स्ट नाम लिया था दादा भाई नौरोजी का, अर्ली नेशनलिस्ट प्लस अर्ली इकोनॉमिस्ट दादा भाई नौरोजी, सेकंड इज आरसी दत्ता एंड थर्ड इज एमजी रानडे। चौथा एक नाम आप लोग लिख सकते हैं दीनसा वॉचा। चारों भी नाम पूछे गए, बट ये चारों नाम पूछे गए तो यूपीएससी की प्रीलियम में, कि विच ऑफ द फॉलोइंग वेयर द अर्ली इकोनॉमिस्ट ऑफ इंडिया। सो रिमेंबर द फोर नेम्स, दादा भाई नौरोजी एंड हिज बुक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। सेकंडली आरसी दत्ता, रमेश चंद्र दत्ता, हिज बुक इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। थर्ड महादेव गोविंद रानडे एंड एसे ऑन इंडियन इकोनॉमिक्स एंड फोर्थ वन वाज दीनशा वॉचर। इन चारों ने बता दिया था कि इंडिया को किस तरीके से लूटा जा रहा है, सपोज इंडिया से किस तरीके से इसकी वेल्थ का ड्रेन किया जा रहा है। दिस ऑल वेयर शोन बाय दिस फोर पीपल। दूसरी इसमें चीज आएंगी न्यू टैक्सेशन सिस्टम। यहां पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आप लोगों को रहेंगे बेटा, टैक्सेशन। मुगलों के समय पे अलग टैक्सेशन सिस्टम था। एज द ब्रिटिश इंटर्ड इंडिया, उन्होंने अपना खुद का एक फेल्ड टैक्सेशन सिस्टम यहाँ पे लगाया था, जो कि पूरी तरह से फेल्ड था। यहाँ पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप लोगों को परमानेंट सेटलमेंट, स्थायी बंदोबस्त। परमानेंट सेटलमेंट क्वेश्चन ये पूछा गया कि परमानेंट सेटलमेंट इंडिया में किया किसने है, किस समय पे ये हुई थी। तो ये आप लोगों को फैक्ट्स पूछे जाएंगे। पहले तो आप लोग परमानेंट सेटलमेंट का मतलब समझ लीजिए कि परमानेंट सेटलमेंट हेती क्या है। परमानेंट सेटलमेंट का मतलब रहेगा कि सपोज दिस इज अ पीस ऑफ लैंड, और इस लैंड पे इसका कोई मालिक नहीं है, गवर्नमेंट के अंडर में आती है, और मैंने यहाँ पे एक इंसान को नियुक्त कर लिया जिसे जमींदार कहा जाएगा, एंड दिस जमींदार विल बी द परमानेंट ओनर ऑफ दिस लैंड।
जमींदारी सिस्टम आई है, तो स्थायी बंदोबस्त में सबसे पहले आया था जमींदारी सिस्टम। स्थायी बंदोबस्त लाया किसने बाय द वे, तो ये ध्यान में रख सकते हैं आप लोग, दिस परमानेंट सेटलमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1793 बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस। बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है लॉर्ड कॉर्नवालिस। क्वेश्चन ये भी पूछा गया है राज्य सेवा की प्रीलियम में कि ये जो परमानेंट सेटलमेंट थी ये पूरे इंडिया में इंप्लीमेंट की गई थी एक ही समय पे, या इसे फेज वाइज या इसे रीजन वाइज इंट्रोड्यूस किया गया था। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान में रख सकते हैं कि इसे रीजन वाइज इंट्रोड्यूस किया गया था। जैसे कि सबसे पहले ये आप लोगों के उड़ीसा, बंगाल एंड बिहार, इन इलाकों में या इन प्रोविंसेस में इसे इंट्रोड्यूस किया गया था। एंड साइमल्टेनियसली इसे बनारस एंड मद्रास, इन इलाकों के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में इंट्रोड्यूस किया गया था। ओडिशा, बंगाल एंड बिहार, इट वाज इंप्लीमेंटेड थ्रू आउट द बंगाल, बिहार एंड ओडिशा, एंड इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द फ्यू डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बनारस प्लस मद्रास। ये चीजें आप लोग ध्यान में रखिए। क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि ये जो इंप्लीमेंटेशन भाई लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था, बट एग्जैक्टली ये जो प्लानिंग थी, ये प्लानिंग किसकी थी, स्थायी बंदोबस्त लाने की। सो प्लानिंग वाज ऑफ जॉन शोर। जॉन शोर, ही वाज आल्सो द गवर्नर जनरल, जॉन शोर। ये नाम आप लोग ध्यान में रखिए। तो इस हिसाब से सबसे पहले आएंगे आप लोगों की स्थायी बंदोबस्त में 3 सिस्टम आएंगी, जैसे मैंने कहा था, इसमें जमींदारी, महालवारी एंड रयतवारी, ये 3 सिस्टम्स इसमें आएगी। सपोज इसमें सबसे पहली सिस्टम ब्रिटिशर्स ने दी थी जमींदारी। अभी जमींदारी सिस्टम का मतलब क्या होगा कि इस जमीन का एक मालक रहेगा जमींदार, और इस जमींदार से टैक्स कलेक्ट किया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से। गवर्नमेंट कहेंगे कि इस जमीन के ऊपर जितना भी प्रोड्यूस होगा उसको हम लोग 11 हिस्सों में बांटेंगे, 11 में से 10 हिस्से लिटरली आपको टैक्स देना पड़ेगा, 10th पार्ट आउट ऑफ 11th, एंड रिमेनिंग 1 पोर्शन आउट ऑफ 11 यू कैन कीप इट फॉर यूर सेल्फ। ध्यान में रखिए, रिग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम का फेल साबित हुआ, पूरी तरह से फेल साबित हुआ है। ये फेल होने के बाद फिर उन्होंने दूसरा टैक्सेशन सिस्टम लाया था जिसे रयतवारी कहा जाता है। रयतवारी को इंट्रोड्यूस किया गया था 1820 में मुंबई एंड मद्रास के एरिया में इसे इंट्रोड्यूस किया गया था। इंट्रोड्यूस करने वाले का नाम था, बहुत ही फेमस इंसान है, थॉमस मुनरो। थॉमस मुनरो की तरह द्वारा इसे इंप्लीमेंट किया गया था। ही वॉज अ गवर्नर ऑफ मद्रास एट दैट टाइम, और इसे रिकमेंड करने वाले जो भाई साहब थे उनका नाम था चार्ल्स रीड। चार्ल्स रीड ने इसे रिकमेंड किया था। अभी इसमें पहले की इसमें गवर्नमेंट थी, जमींदार था और रयत थी। अभी इन्होंने यानी पहले की इसमें गवर्नमेंट प्लस जमींदार प्लस रयत, प्रजा नीचे थी। अभी सेकंड इसमें इन्होंने जमींदार को निकाल दिया और रयतवारी में डायरेक्टली गवर्नमेंट किससे टैक्सेस वसूल करेंगे, रयतों से, यानी रयत से यानी डायरेक्टली प्रजा से टैक्सेस कलेक्ट किए जाते, जैसे आज होते हैं। आज भी मैं जो इनकम टैक्स, आप जो इनकम टैक्स पे करते हैं वो इंडिविजुअल लेवल पे करते हैं। सेम इसमें जो टैक्सेस आप लोग देंगे गवर्नमेंट को वो इंडिविजुअल बेसिस के ऊपर देंगे। एक बड़ा ही खूबसूरत क्वेश्चन इसमें पूछा गया था, बट वो यूपीएससी का क्वेश्चन था कि ये जो रयतवारी मॉडल था गवर्नमेंट का, ये किसकी थ्योरी के ऊपर बेस्ड था। सो दिस वाज बेस्ड ऑन द साइंटिफिक रेंट थ्योरी ऑफ डेविड रिकार्डो। साइंटिफिक रेंट थ्योरी ऑफ डेविड रिकार्डो, काफी फेमस इकोनॉमिस्ट है, नोबेल लॉरेट है डेविड रिकार्डो। इनका मॉडल था, बट ये भी फेल साबित हुआ है हमेशा की तरह। नो इशू कि कुछ सक्सेसफुल होगा करके। और इसके बाद इन्होंने तीसरा मॉडल लाया था फिर यहाँ पे महालवारी। महालवारी का मतलब रहेगा कि आप लोग गाँव के महल बनाएंगे या कम्युनिटी रहेंगी। महल का मतलब होता है कम्युनिटी, जैसे इस समय पे फेमस भाईचारा कम्युनिटी एक थी, महल कम्युनिटी एक थी। महल यानी ग्रुप ऑफ विलेज।
तो आप लोग अभी ग्रुप ऑफ विलेजेस से कलेक्ट करोगे, बट तीनों भी सिस्टम फेल थी। इस समय देश का 90% पब्लिक गरीब था, पीजेंट्स था, पुअर था, वो इतने बड़े बड़े टैक्सेस नहीं बेयर कर सकते थे। तो इन लोगों की थेरीज बड़ी साइंटिफिक थी, बट इसे एक्चुअल सर्कमस्टेंसेस में इसे इंप्लीमेंट करना ऑलमोस्ट ऑल इम्पॉसिबल के बराबर था। बट कोई बात नहीं, these were the economic causes: regressive taxation system, drain of wealth, and deindustrialization of India. India's typical deindustrialization phase started during the British era. Means in fact it is said that British industrialization was based on India's deindustrialization. ये आप लोग ध्यान में रखिए, ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस है जो आप लोगों को ध्यान में रखने पड़ेंगे। यहां पे क्वेश्चंस पूछे गए आप लोगों को, इकोनॉमिक कॉजेस हो गए आप लोगों के, दूसरा आएंगे पॉलिटिकल कॉजेस की। पॉलिटिकल कॉजेस थे क्या? तो पॉलिटिकल कॉजेस भी बहुत बार आप लोगों को पूछे गए हैं। पॉलिटिकल कॉजेस में सबसे पहला पॉलिटिकल कॉज आएगा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, व्यापगतीचा सिद्धांत। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स डलहौजी के समय पे आया था। लॉर्ड डलहौजी के समय पे आया था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इसे लॉर्ड डलहौजी ने इंप्लीमेंट किया था 1848 से लेके 1856 तक लॉर्ड डलहौजी थे, बट इसे वापस ले लिया गया था 1859 में। जब भी रिवॉल्ट हुआ, तो रिवॉल्ट होने के बाद वैसे भी ऑलमोस्ट ऑल इंडिया इन लोगों ने जीत ही लिया था, एनेक्स करने के लिए कुछ बचा नहीं था। इन्होंने कहा कि अगर आप इससे नाराज होते होंगे, जो लोकल पब्लिक थी या जो प्रिंसली स्टेट्स है, तो उन्होंने उसे रिपील कर दिया था। ये ध्यान में रखिए आप लोग। बट इसके तहत इसमें मेजर इशू झांसी का ही हुआ था फिर, बिकॉज झांसी वाज एनेक्स्ड अंडर द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बाय द वे। इसमें जो मेजर सिटीज या मेजर प्रिंसली स्टेट्स एनेक्स किए गए थे, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट नाम आएगा सातारा, जो कि महाराष्ट्र में है। इसे 1848 में एनेक्स किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट आएगा मैसूर, ये भी इंपॉर्टेंट है। मैसूर वाज एनेक्स्ड इन 1859, सॉरी 1849 आफ्टर द डेथ ऑफ टीपू सुल्तान। उसके बाद इसमें दूसरा नाम आएगा झांसी। झांसी को एक एनेक्स किया गया था, और नागपुर एक आएगा इसमें। नागपुर एक है, उदयपुर एक है, ध्यान में रखिए। तो झांसी का जो मेन इशू आता कि झांसी की रानी जो थी, उसका पर्सनल एक कॉज था कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंडर उसको एनेक्स किया गया था। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स होता क्या है? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि सपोज मान लीजिए ये राजा है, और ये राजा अपना बायोलॉजिकल सन प्रोड्यूस करने में फेल हुआ है, इसको खुद का अपना कोई बायोलॉजिकल सन नहीं है। तो ऐसी केस में ये अपना राज्य आगे चलाने के लिए किसी भी इंसान को, उसे क्या कहते हैं, अडॉप्ट नहीं कर सकता है, दत्तक लेना जिसे कहते हैं। इसके पहले ऐसा होता था कि अगर कोई इंसान बायोलॉजिकली फेल हो जाए, तो उसके गद्दी को आगे चलाने के लिए वो किसी इंसान को दत्तक ले लेंगे, अडॉप्ट कर लेगा, ही विल बी द नेक्स्ट हायर। ब्रिटिशर्स ने कहा कि ये पॉलिसी नहीं चलेंगी। इफ यू फेल and if you does not provide the biological hire, your entire state will be annexed. So in that case, झांसी की रानी को खुद का अपना बेटा हुआ नहीं, और उन्होंने, आप लोग समझ सकते हैं फिर that was a typical issue। सपोज इसके अंदर बहुत से स्टेट्स अपने एनेक्स्ड किए थे। दिस वाज द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। उसके बाद नेक्स्ट जो मेजर रीजन है, दैट इज ऑफ सब्सिडरी अलायंस। आप इसको तैनाती फौज कहा जाता है, सब्सिडरी subsidiary alliance. This subsidiary alliance was started by Lord Wellesley. ये भी नाम ध्यान में रखिए, बहुत बार पूछा गया है कि subsidiary alliance का कॉन्सेप्ट किसने इंप्लीमेंट किया था। It was implemented by Lord Wellesley, बट इसका इन्वेंशन है, और this term was indicated by Dupleix। फ्रेंच गवर्नर जनरल था ये, इसका टर्म था ये ड्यूप्लेक्स का। इसके तहत आप लोगों ने सब्सिडरी अलायंस में, ये एक मिलिट्री अलायंस होता था। मिलिट्री अलायंस है ना ऐसा कि राजा अपनी खुद की आर्मी नहीं रख सकता है, और उसके एरिया में जो आर्मी रहेंगी उसके रीजन में, दैट विल बी प्रोवाइडेड फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट या ईस्ट इंडिया कंपनी। सपोज इस तरीके का सब्सिडरी अलायंस है।
ये शुरू किया था लॉर्ड वेलेस्ली ने, और बिलीव मी इट वाज एंडेड इन 1947। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस ये खत्म हुआ था। निजाम काफी फेमस इसमें थे। अभी क्वेश्चन ये भी पूछा गया कि सबसे पहले सब्सिडियरी अलायंस में कौन गया था, तो सबसे पहले आप लोगों का सब्सिडियरी अलायंस में गया था नवाब ऑफ अवध, नवाब ऑफ अवध आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर इन 1864। नहीं सॉरी 1764 है, 1764। बट ये तो काफी इनफॉर्मल ट्रीटी थी। द फर्स्ट फॉर्मल ट्रीटी फॉर सब्सिडियरी अलायंस वाज डन बिटवीन ब्रिटिश एंड निजाम। ब्रिटिश एंड निजाम, इन दोनों के बीच में सबसे पहली फॉर्मल ट्रीटी आप लोगों की हुई थी। निजाम यानी इसमें सबसे पहले हैदराबाद आया, हैदराबाद के बाद इसमें दूसरा मैसूर एक आता है। पेशवाओं का भी सेम हुआ था। पेशवा जो थे आप लोगों के, उनको 1802 में एनेक्स्ट किया गया था। पेशवाओं के कौन से फ्रैक्शन थे, इसमें सिंधिया करके एक आएंगे, शिंदे जला मनतो आपण, उनको भी एनेक्स्ट किया गया था। और दूसरे आप लोगों के गायकवाड़ आएंगे। इन गायकवाड़ को भी आप लोगों ने पेशवा, सिंधिया एंड गायकवाड़, इनको सबको कैटेगराइज किया जाता है एज अ मराठा। इन तीनों ने सब्सिडियरी अलायंस को एक्सेप्ट किया था। सो बिग इशू। और दूसरा एक नाना साहिब का इशू था। तो नाना साहिब का कुछ पर्सनल इशू था। नाना साहिब वाज द सन ऑफ बाजीराव पेशवा सेकंड। आफ्टर एक्सेप्टिंग द सब्सिडियरी अलायंस, उनके बाबूजी को यानी पेशवा बाजीराव टू को पेंशन दी जाती थी। तो नाना साहिब का ये कहना था कि आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर, दैट मीन्स बाजीराव पेशवा, ये जो पेंशन है इट शुड बी कंटिन्यूड टू हिम ऑल्सो, यानी वो नाना साहिब को भी मिलनी चाहिए। और ब्रिटिश का कहना था कि बेटा बाबूजी के बाद तेरी माता को मिलेंगी, तू कहेगा माता के बाद मुझे भी मिलनी चाहिए, तो ऐसे नहीं रहेगा ना। इतना पैसा नहीं हमारे पास, हम लोग माता तक कंटिन्यू रखेंगे, तू तेरी फैमिली तुम लोग तुम्हारा बंदोबस्त कर लो, मैं पैसे देने वाला नहीं हूं करके। नाना साहब को गुस्सा आ गया इस चीज का, और नाना साहब ने बगावत कर दी। ये कुछ मेन पॉलिटिकल रीजन है आप लोगों के। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेस कुछ आते हैं इसमें। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेस यानी ब्रिटिश इंडिया में ब्रिटिशर्स ने अपने साथ अपनी कुछ नई इंस्टीट्यूट्स लाई, जैसे कि आर्मी लाया इन लोगों ने, पुलिस लाया इन लोगों ने लाई जुडिशरी, सभी लाई इन लोगों ने। और ये सब करप्ट निकला, थोड़ा सा करप्शन बढ़ गया था। पुलिस करप्टेड, जुडिशरी करप्टेड एंड एडमिनिस्ट्रेशन करप्टेड, पब्लिक को इसका भी परेशानी होती थी। तो दिस वाज वन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन। कुछ सोशल और रिलीजियस रीजन थे। दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट। ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि 1857च्या उठावासाठी पुढील पैकी कुठले कुठले सामाजिक घटक या सामाजिक कारण होते। सपोज इसमें सबसे पहला कारण आएगा आप लोगों का सती का, एबोलिशन ऑफ सती, सती प्रथा और बंद है। तो यहाँ पे एबोलिशन ऑफ सती करके एक्ट लाया था बाय लॉर्ड विलियम बेंटिंग 1829 में। इंडियन साइड से इसके लिए आप लोगों की क्या कहती है, इसके लिए सपोर्ट किया था आप लोगों के काफी फेमस सोशल रिफॉर्मर है, द मॉडर्न फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया, राजाराम मोहन रॉय। ये तो हम लोग सेपरेट ही पढ़ेंगे रिनेसांस के टॉपिक में। अभी जस्ट आप लोग आइडिया ले लीजिए। बेंटिंग ने सती को बैन कर दिया था, बट सती का जहां तक बैनिंग था तो सती यानी सभी के लिए नहीं थी। सती को इनिशियली बंगाल में इंप्लीमेंट किया गया था, और कुछ समय बाद उसे बंगाल और मद्रास और मुंबई तक एक्सटेंड किया गया था। ये कोई पैन इंडिया लेवल पे एक्ट इंप्लीमेंट नहीं किया गया था, बट फिर भी इससे जो अपर क्लास है आपकी सोसाइटी का, वर्ना सिस्टम का, उसके कुछ सेंटिमेंट्स हर्ट हुए थे कि यू आर नॉट अलाउड टू इंटरफेयर इन अवर सोशियो रिलीजियस एक्टिविटी। बिकॉज कितना भी होगा तो ब्रिटिशर्स को आप लोग फिरंगी कहते थे, फिरंगी थे वो। सती का एक बड़ा इशू था। विडो रीमैरिज आप लोगों ने शुरू कर दिया था, जैसे मैंने अभी थोड़े समय पहले कहा। विडो रीमैरिज का एक्ट शुरू किया गया था किसने, लॉर्ड कैनिंग की तरफ से 1856 में। बेसिकली दिस एक्ट वाज ड्राफ्टेड बाय लॉर्ड डलहौसी, बट ड्यू टू हिज ट्रांसफर दिस वाज इंप्लीमेंटेड बाय यूर लॉर्ड कैनिंग। और इसके लिए आप लोगों ने सपोर्ट किया था इंडियन साइड से, बहुत थे। फिर ईश्वर चंद्र विद्यासागर, उसके बाद आप लोगों के महर्षि धोंडू केशव कर्वे, उसके बाद आप लोगों के काफी फेमस सोशल रिफॉर्मर है महाराष्ट्र के महात्मा ज्योतिबा फुले। इन सब लोगों ने इसके लिए सपोर्ट किया था कि ये चीजें होनी चाहिए।
वुमेन के एजुकेशन का एक इशू था। यानी देखिए आप लोग, वुमेन के लिए सबसे पहले काम करना ब्रिटिशर्स ने शुरू किया था फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ स्टेटस ऑफ इंडियन वुमेन। बट सपोज ये चीज कहीं पे समाज में ही पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं हुई है, जिसकी वजह से इसका कन्वर्जन हो गया रिवॉल्ट में। यानी कुछ अच्छा करना चाहते थे बट उसका थोड़ा निगेटिव इंप्लीमेंटेशन हो गया। जैसे कि तीसरा एक केस आप लोग देख सकते हो आप इस वुमेन एजुकेशन का। वुमेन एजुकेशन जस्ट वुड्स डिस्पैच के तहत इंडिया में इनको पूरे राइट्स दिए गए थे। वुड्स डिस्पैच 1854 में इन्होंने कहा था दिस वाज द फर्स्ट पैक्ट और फर्स्ट ड्राफ्ट विच वेर टॉकिंग स्पेशली फॉर द राइट्स ऑफ और स्पेशली टॉकिंग फॉर द एजुकेशन ऑफ वुमेन्स। बट ये चीजें भी कहीं पे एक्सेप्ट नहीं हुई है और अल्टीमेटली इन सब चीजों का कन्वर्जन हो चुका है आप लोगों के रिवॉल्ट में। गवर्नमेंट ने इसके साथ साथ और एक डिसीजन लिया था कि आपके एरिया में जितने भी मॉस्क रहेंगे, सपोज मस्जिद जिसे कहते हैं आप लोग, इन सभी मॉस्क के ऊपर आप लोगों ने टैक्स लगाना शुरू किया था। रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट आया था इसी समय पे कि आप अगर आपका धर्म कन्वर्ट करते हो तो आप लोगों को आपकी प्रॉपर्टी आपके नेक्स्ट हायर को इनहेरिट करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये सब चीजें लोगों के दिमाग में बैठ गई थी। सोशल कॉजेस, रिलीजियस कॉजेस, इकोनॉमिक कॉजेस, पॉलिटिकल कॉजेस, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेस और नेक्स्ट कॉज रहेगा इसमें मिलिट्री कॉज। मिलिट्री कॉज का जो मेन रीजन था, जो इशू में अभी अराइज हुआ है कि सडन स्पूटिंग हुई कहाँ से, तो मिलिट्री कॉजेस में भी ऐसा था कि मिलिट्री के जो यानी मिलिट्री के कैंप रहते थे वहां पे क्रिश्चियन मिशनरीज को भेजा जाता था फॉर द पर्पज ऑफ प्रीचिंग ऑफ क्रिश्चियनिटी। यू कैन कन्वर्ट द हिंदूज इनटू द क्रिश्चियनिटी सपोज। तो ये इशू भी कहीं पे एक्सेप्ट नहीं था। और इंस्टेंट कॉज जो था आप लोगों का, वो आप लोगों की इनफील्ड राइफल से रिलेटेड था। इनफील्ड राइफल ये इंडिया में इंट्रोड्यूस की गई थी। इसमें कार्ट्रिजेस यूज करते थे आप लोग। तो ऐसे एक तरीके से अफवाह फैली थी कि ये जो कार्ट्रिज है, इस कार्ट्रिज को गन पाउडर रहती थी, उसमें ऊपर से पाउडर डालनी जाती थी, तो कभी कभार वो प्लस माइनस पाउडर डाली जाती थी, जिसकी वजह से फायरिंग हमेशा एक जैसी नहीं होती। तो नई राइफल लाई थी इनफील्ड राइफल, उसमें पहले से आप लोगों को गन रहेंगे और आपके साइड में पैकेट रहेगा, वहां से आप लोग निकालोगे कारतूस, उस कारतूस को ऊपर आप लोगों ने बंद किया रहता है इससे, उसको दांत से आप लोग निकालोगे और उसकी जो पाउडर रहेगी वो गन के बैरल्स में से आप लोग अंदर डालोगे। तो ऐसी अफवाह थी कि ये जो इसका आउटर कवरिंग है, ये जो सील है, दिस सील इज मेड आउट ऑफ द फैट्स ऑफ काउ एंड पिग सपोज। गाय और सुअर की चर्बी से बनी थी। इसके कुछ पुख्ता सबूत तो मिले हैं नहीं, बट इट वाज जस्ट अ कैनाड सपोज, एक अफवाह थी। और दिस बिकम द इंस्टेंट कॉज that we will see in case of Mangal Pandey suppose. So these are the basic causes for the revolt of 1857. बहुत बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं और बहुत सारे, तो आप लोग ध्यान में रखिए इसे कि एग्जैक्टली है क्या। आई होप यू पीपल आर गेटिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, नेक्स्ट हम लोग फोकस करेंगे इवेंट के ऊपर कि इवेंट हुआ क्या था, कि क्या हुआ आगे। ठीक है, इतने सारे कॉजेस हो गए और इंस्टेंट कॉज के ऊपर आएंगे। तो ऐसे ही एक बराकपुर की कैंप था, बराकपुर आता है आप लोगों के आज के कलकत्ता के पास। तो वहां पे एक मंगल पांडे करके एक सिपाही था। मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को अपने 2 ब्रिटिश ऑफिसर्स को शूट कर दिया था। आपको यह भी पूछा गया है ये किस दिन हुआ था, 29 ऑफ मार्च 1857। ध्यान में रखिए 29 ऑफ मार्च 1857 बराकपुर में यह इशू हुआ था। बराकपुर 34 नेटिव इन्फेंट्री का ये जवान था मंगल पांडे, और इसने अपने 2 ब्रिटिश ऑफिसर्स को शूट किया था। उसमें से एक का नाम था ह्यूक्सन, HUGESON, एंड बॉग, BOBAUGH। इनके भी नाम लिख लीजिए, ह्यूक्सन एंड बॉग। 2 ब्रिटिश ऑफिसर को शूट कर दिया, और ब्रिटिश ऑफिसर को शूट करने के बाद उनको फांसी की सजा दे दी। उसके बाद 29 मार्च के बाद 10 मई का एक दूसरा दिन आया, फिर 10 मई 1857। इस समय में मेरठ करके एक
सिटी है यूपी में, मेरठ। इस मेरठ में कुछ सिपाहियों को पनिशमेंट मिली थी। पनिशमेंट किस चीज की? तो इन सिपाहियों ने, दिस सिपाहीज रिफ्यूज टू यूज दैट ग्रीस्ड कार्ट्रिजेस। इन्होंने ये कहा कि हम लोग इन कार्ट्रिजेस को नहीं यूज करेंगे, जैसे कि हम लोग हिंदू है तो इसको चर्बी लगी है गाय की तो हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। ब्रिटिशर्स ने कहा कि तुम लोग, दिस इज नॉट एक्सेप्टेड, तो उनको पनिशमेंट दी जा रही थी। यही पनिशमेंट का इशू उस समय चल रहा था और इन्होंने, सिपाहियों ने भागना शुरू किया। भागते भागते दे वर शाउटिंग, फिरंगियों को मारो। ये भी लिख लीजिए, फिरंगी को मारो। वो चिल्ला रहे थे, सिविलियंस को बता रहे थे कि फिरंगियों को मारो। भाग गए वहां से वो 10 मई को, और 11 मई को वो लोग पहुंचते हैं लाल किले पर, दिल्ली। यहां पे इंपॉर्टेंट एक चीज होती है, फिर दिल्ली को पहुंचने के बाद दे डिक्लेयर्ड बहादुर शाह जफर एज अ शाहजहां और शहनशाह हिंदुस्तान, और दे डिक्लेयर्ड दिस 82-year old मैन एज अ लीडर ऑफ रिवॉल्ट। ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि इस रिवॉल्ट का मेन लीडर कौन था? तो जो उस समय के जो सिपाही थे उन्होंने बहादुर शाह जफर नाम ध्यान में रख लीजिए। You can see it over here, Bahadur Shah Zafar has declared the Shahenshah of Hindustan. This timeline is important. Questions पूछे गए आप लोगों को टाइमलाइन के ऊपर? I hope you people are getting me. इसके बाद नेक्स्ट चीज रहेंगी कि हु आर द इंपॉर्टेंट लीडर्स ऑफ दिस रिवॉल्ट। इस रिवॉल्ट के इंपॉर्टेंट लीडर्स है कौन, और कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस भी हम लोगों को बताइए। तो देखिए, ये जो चीज है ये आप लोगों को किसी भी बुक में मिल जाएगा कि ये कहाँ पे हुए थे। जैसे कि मैं ओरली बता दूं आप लोगों को, दिल्ली में जो रिवॉल्ट हुआ था उसकी जो लीडरशिप थी वो बहादुर शाह जफर के पास और बहादुर शाह जी के पास थी। कुछ ब्रिटिश सप्रेसर्स इसमें आप लोगों के थे। दिल्ली में जॉन निकोलसन, लेफ्टिनेंट विलबॉय एंड लेफ्टिनेंट हडसन। कानपुर में जो लीडर थे उनका नाम था नाना साहिब। यहां पे एक चीज नोट डाउन कीजिए, नाना साहिब थे यहां पे, कि नाना साहिब का एक्चुअल नाम क्या था। नाना साहिब का एक्चुअल नाम था धोंडू पंत। ये नाम इंपॉर्टेंट। और दूसरे उनके जो साथी थे तांत्या टोपे, इनका भी नाम, ओरिजिनल नाम आप लोग ध्यान में रखिए, रामचंद्र पांडुरंग। रामचंद्र पांडुरंग। क्वेश्चन पूछा गया, ये क्या नाम था? कानपुर से थे आप लोगों के नाना साहब, जिनका ओरिजिनल नाम है धोंडू पंत, एंड दूसरे थे उनके साथी तांत्या टोपे, जिनका ओरिजिनल नाम है आप लोगों का रामचंद्र पांडुरंग। तीसरी थी लखनऊ में आप लोगों की बेगम हजरत महल, झांसी में थे आप लोगों की रानी लक्ष्मीबाई, और बनारस में आप लोगों के लियाकत अली थे। ये आप लोगों को किसी भी बुक में इंफॉर्मेशन मिल जाएंगे, आप लोग इसे पढ़ सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि सपोज हो गया रिवॉल्ट, अभी शुरू हो गया, आप लोगों का वायलेंस शुरू हो गया, बट व्हाट हैपेंड आफ्टर द रिवॉल्ट, आफ्टर माथ ऑफ रिवॉल्ट। ये जो सब लीडर्स यहाँ पे लड़ रहे थे, इन लीडर्स का आगे जाके हुआ क्या? तो इसमें एक बात ध्यान में रखिए, जो मेन आप लोगों के लीडर थे इस रिवॉल्ट के, जिनको घोषित किया गया था बहादुर शाह। बहादुर शाह को ब्रिटिशर्स ने रंगून भेज दिया था, जहां पे 1862 में उनकी डेथ हो जाती है। ही डाइड इन 1862। उसके बाद खान बहादुर खान, बेगम हजरत महल जो कि लखनऊ से थी, और आप लोगों के नाना साहब जो कि कानपुर से थे, ये सब लोग डिपोर्टेड होके नेपाल चले गए थे। दे एस्केप टू नेपाल। सबके सब नेपाल भाग गए थे। ये भी क्वेश्चन में पूछा आप लोगों को कि क्या हुआ था इनके साथ। उसके बाद बचते हैं आप लोगों के तांत्या टोपे। तांत्या टोपे को एग्जीक्यूट किया जाता है 15 अप्रैल 1859 में। इनको पकड़ लिया जाता है तांत्या टोपे को, एंड ही वॉज एग्जीक्यूटेड ऑन 15th of April 1859।
और इस पूरे रिवॉल्ट में सबसे करेज के साथ, सबसे ब्रेवरी के साथ लड़ने वाली सबकी फेमस रानी लक्ष्मीबाई, इनका सबसे भारी परफॉर्मेंस था। और इनकी तारीफ खुद इनके जो अपोनेंट थे जेम्स नील, सॉरी आप लोगों की ह्यूग रोज, जिन्होंने इनको हराया था, इन्होंने ही मारा था। सो शी वॉज डाइड वाइल फाइटिंग ऑन द बैटल ग्राउंड। ध्यान में रखिए, रानी लक्ष्मी died on the battlefield. Hugh Rose described her as the best and bravest military leader of the rebel. ये खुद के वर्ड से ह्यूग रोज के, जिसने उसको मारा था रानी को। तो ये चीजें आप लोगों को पूछी गई है, इनके साथ हुआ क्या था। अगेन आई एम रिपीटिंग, योर बहादुर शाह वॉज डिपोर्टेड टू रंगून एंड ही डाइड ओवर देयर in the year of 1862. Tantia, after that your Nana Sahib, Begum Hazrat Mahal and your Khan Bahadur Khan were escaped to the Nepal. Tantia Tope was captured and executed on 15th of April 1859. Rani Lakshmibai was died while fighting valorly. ये आप लोग ध्यान में रख सकते हो, ये इंपॉर्टेंट हो गए आप लोगों के लीडर्स। उसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आएंगी कि व्हाट ये फेल हुआ था। ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेन कॉजेज फॉर द फेल्योर ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857। तो इसमें कुछ बेसिक कॉजेस आप लोगों को आएंगे कि ये फेल होने के पीछे। ये भी मैं आप लोगों को पढ़ के दिखा देता हूं। डिसयूनिटी ऑफ इंडियंस अमॉन्ग द इंडियंस, पुअर ऑर्गेनाइजेशन थी हम लोगों की, किसी तरह का सेंट्रल लीडरशिप हम लोगों के पास नहीं था, कोई कोहरेंट आइडियोलॉजी भी हम लोगों का नहीं था, रिसोर्सेज में हम बहुत ही कम थे एज कंपेयर टू ब्रिटिशर्स। They had railways, they had telegraph, they had their professional army, but we did not had anything in ours from our side. Everyone was fought for their personal cause. ये भी आप लोग ध्यान में रखिए। तो कुछ सेंट्रल यूनिटी होने के चांसेस भी कम है। और बाद में इस रिवॉल्ट का नेचर भी चेंज हुआ था, जैसे कि ये रिवॉल्ट शुरू तो किया सिपाहियों ने, उसके बाद ये ट्रांसफर हुआ आप लोगों के सिविलियंस में, इट वाज एंडेड बाय द पीजेंट्स। तो काफी ज्यादा फॉर्म चेंज हुए थे साइमल्टेनियसली। ये रिवॉल्ट पूरे ऑल इंडिया लेवल पे फैला भी नहीं था। ये कुछ इसके ड्रॉबैक्स थे, ड्रॉबैक्स से ज्यादा हम लोग कॉजेस फॉर फेल्यूर कहेंगे। सबसे ज्यादा दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि इसका नेचर किस तरीके का था। नेचर में यानी आप लोगों को एग्जाम में ये भी पूछा गया है कि अकॉर्डिंग टू मेन हिस्टोरियन दिस इज दैट इट वाज नथिंग बट द सिपॉय म्युटिनी, की हे काही नव्हतं, फक्त शिपायांचं एक साधं बंड होतं। उसी समय पे दूसरा एक क्लास ऑफ हिस्टोरियन है, उन्होंने कहा था कि नो दिस वाज नॉट अ सिंपल म्यूटिनी बाय द सिपॉय, इट वाज द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। स्वातंत्र्याचं युद्ध होतं। तो यहां पे क्वेश्चन पूछा गया है कि सिपॉय म्यूटिनी को सपोर्ट करने वाले क्लास ऑफ हिस्टोरियन कौन सा है, और वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इस कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करने वाला क्लास ऑफ हिस्टोरियन कौन सा है। तो मैं आपको नाम बता देता हूं जिन्होंने कहा है कि इट वाज नॉट अ बिग थिंग, इट वाज जस्ट अ सिपॉय म्यूटिनी। तो इसमें एक नाम आएगा सैयद अहमद खान, सैयद अहमद खान इसमें एक है। उसके बाद दूसरा नाम मैं लेना चाहूंगा स्टैनले का। स्टैनले वाज द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एट दैट टाइम। आरसी मुजुमदार का भी ये कहना है, फेमस हिस्टोरियन है मुजुमदार। और दूसरा मैं कहना नाम लेना चाहूंगा लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग ने भी ये कहा था कि दिस वाज नॉट अ बिग थिंग, इट वाज जस्ट अ सिपॉय म्यूटिनी। उसके बाद दूसरा वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, इसे किसने किसने कहा, तो इसको वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा था कार्ल मार्क्स ने, कि नो दिस वाज नॉट जस्ट अ सिपॉय म्यूटिनी, इट वाज अ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ही सेड इट वाज नथिंग बट अ क्लास स्ट्रगल, पीजेंट्स अगेंस्ट कैपिटलिस्ट सपोज। विनायक दामोदर सावरकर, इनका भी वही कहना था कि ये स्वातंत्र्याचं पहिलं युद्ध होतं। के एम पनिक्कर करके एक आते हैं, के एम पनिक्कर, ये भी एक नाम आप लोग लिख सकते हैं। इसके बाद और एक नाम आप लोग लिख सकते हैं ईश्वरी प्रसाद, इनका भी वही कहना था कि दिस वाज द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस।
क्योंकि इसे बहुत ताकत से पढ़ा ये किया गया था, लड़ा गया था। दूसरी क्वेश्चन ये भी पूछा गया आप लोगों को कि इससे रिलेटेड कौन सी बुक्स लिखी गई है, विच बुक्स हैव बीन रिटन बेस्ड ऑन द इवेंट ऑफ 1857। तो इसमें इन बुक्स का भी आप लोग नाम नोट डाउन कर सकते हैं। इसमें जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट बुक आएंगी द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये देखिए यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, यू कैन सी इट ओवर हियर, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये बुक किसने लिखी है आपको पता होगा तो नहीं होगा कोई बात नहीं, कार्ल मार्क्स ने लिखा ये बुक 1859 में। इस बुक का ही नाम है द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 टू 1859, ये बुक का नाम है। उसके बाद आप लोगों की एक और बुक लिखी गई थी कॉजेस ऑफ इंडियन रिवोल्ट, ये सैयद अहमद खान की तरफ से लिखी गई थी। सैयद अहमद खान 1873 के इसमें ईयर में। सैयद अहमद खान द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये तो आप लोगों ने पढ़ी भी होगी, विनायक दामोदर सावरकर, ये एक बुक लिखी गई है विनायक दामोदर सावरकर। सावरकर जी ने ये किताब 1909 में लिखी थी, फेमस किताब है ये बहुत ज्यादा। तो इन किताबों का लेखन डिफरेंट हिस्टोरियन की तरफ से किया गया है। अभी सबसे एंड में आएगा कि व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ दिस रिवॉल्ट, कि लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट इस रिवॉल्ट का क्या हुआ है। आप लोगों को यहां पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट। तो देखिए इसके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट में सबसे पहला इम्पैक्ट हुआ है द रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एबॉलिश्ड, और इसकी जगह पे डायरेक्टली क्राउन का रूल आ जाता है। मींस henceforth इंडिया विल नॉट बी गवर्नड बाय एनी कंपनी, नाउ इट विल बी गवर्नड अंडर द मॉनिटरिंग ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट। बहुत बड़ा चेंज है, कंपनी की डायरेक्टली शासन आ जाता है अभी, डायरेक्टली ब्रिटिश क्राउन का शासन। उसके बाद यहां पे एक नई पोस्ट बनवाई जाती है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, यानी ब्रिटिश पार्लियामेंट का कोई भी एक मंत्रिमंडल का एक सदस्य रहेगा, उसका एक मंत्री यानी एक विभाग रहेगा डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया अफेयर्स, उसका इसे हेड बनाया गया था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, भारत सचिव कहा जाता है इसे। इसके बाद कुछ चेंजेस किए गए थे, जैसे कि गवर्नर जनरल खत्म कर दिया गया था, और अभी इसके बाद कौन आएगा, वाइसरॉय। कैनिंग लास्ट गवर्नर जनरल एंड फर्स्ट वाइसरॉय, इनके बीच में डिफरेंस भी ध्यान में रखिए। गवर्नर जनरल एक कंपनी का इंसान था, और ये जो था ये डायरेक्टली ब्रिटिश का ये था। आप लोगों को ज्यादा पावरफुल आप लोगों के वाइसरॉय थे। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो आप लोगों की पहले लगाई गई थी व्यापगति का सिद्धांत, उसे गवर्नमेंट ने एबोलिश कर दिया है, ये एक ध्यान में रखिए। गवर्नमेंट ने इसके बाद अपना फाइटिंग टेक्निक चेंज कर दिया इंडियंस के साथ। इनिशियली वो पहले डायरेक्टली एंगेज होते थे इंडियन से फाइट करने, उन्होंने देख लिया कि इनका काम थोड़ा वाइल्ड है, इनसे फाइट ना ही की जाए तो बेटर है। तो इन लोगों ने कहा फिर कि काम करो, इनको ही अपने आप में झगड़ाओ, मीन्स डिवाइड एंड रूल का पॉलिसी इन लोगों ने इसके बाद इंप्लीमेंट कर दिया। डिवाइड एंड रूल, अंदर के अंदर इनके झगड़े लगाओ, डिवाइड करो इनको और इनको रूल करो। बहुत से एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस किए, बहुत से मिलिट्री चेंजेस किए। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि बंगाल के एरिया में कि जो चेंजेस आप लोगों ने किए जो उस आर्मी में, उसका क्या रेशो था। तो बंगाल के एरिया में आप लोगों ने 1:2 का रेशो था, 1:2 का रेशो आप लोगों ने बंगाल के एरिया में रखा था। और इसके बाद आप लोगों के कुछ अभी हुआ ये कि आपने अभी रिवॉल्ट हुआ, एक तरीके से वॉर ही था ये, इसमें दोनों साइड का बहुत नुकसान हो गया, ब्रिटिश का भी नुकसान हो गया। तो ब्रिटिशर्स का ये कहना था कि अगर मेरा नुकसान हुआ है तो इसका कंपेंसेट भी तू ही करेगा। तो कंपेंसेशन करने के लिए इन लोगों ने इंडिया में इनकम टैक्स इंप्लीमेंट कर दिया है। फिर अभी इंडिया में इनकम टैक्स शुरू हो गया है, इंडिया में पेपर करेंसी शुरू हो चुकी है अभी, रुपये पेपर करेंसी।
और इन लोगों ने सोशल रिफॉर्म में से थोड़ा सा हाथ ही निकाल लिया है, सोशल रिफॉर्म रिड्यूस्ड, कम हो गए थोड़े से, सोशल रिफॉर्म ज़्यादा नहीं हो गया अभी। और उसके बाद इन लोगों ने एनुअल बजट भी पेश करना शुरू कर दिया। सो दिस वाज ऑल अबाउट इन शॉर्ट रिवॉल्ट ऑफ 1857। ये सब फैक्ट्स आप लोग कलेक्ट कीजिए, ध्यान में रखिए, एग्जाम में आप लोगों को फैक्ट्स पूछे जाएंगे, इससे ज़्यादा फैक्ट्स की मुझे नहीं लगता कि कुछ ज़रूरत है। देख सकते हैं आप लोग, हमने किस इसमें इसे पढ़ा है। वी आर स्टडिंग द मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, वी स्टार्टेड स्टडिंग दिस हिस्ट्री फ्रॉम द रिवॉल्ट ऑफ 1857, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट माइलस्टोन इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। कैनिंग वॉज द गवर्नर जनरल। कॉजेस, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, रिलीजियस, इंस्टेंट कॉजेस, मिलिट्री कॉजेस। इवेंट क्या हुआ था, प्लीज ट्राई टू रिमेंबर दीज डेट्स। मंगल पांडे का हेरोइज्म, द हेरोइज्म ऑफ मंगल पांडे ऑन 29th of March 1857। 10th of May 1857 मेरठ में इशू हो गया था, फिरंगी को मारो, रिमेंबर दैट व्हाट दे वर शाउटिंग। एंड 11th of 1857, ये क्वेश्चन ये बहुत बार पूछा गया कि हु वर डिक्लेयर्ड एज एम्परर ऑफ इंडिया। क्वेश्चन ये भी पूछा गया की पुढील पैकी कुठली घटना ही हिंदू मुस्लिम ऐक्याचं प्रतीक म्हणून ओळखली जाते। तो यहाँ पे हिंदू और मुसलमान दोनों एक दूसरे के कंधे को कंधा लगा के लड़े थे, ये भी ध्यान में रखिए। सो दिस इंसिडेंट इज लिटरली फेमस फॉर द हिंदू एंड मुस्लिम यूनिटी। दैट वाज अनदर थिंग दैट वी हैव बीन फेल्ड, बट स्टिल वी अचीव्ड अ मैक्सिमम थिंग। बाकी नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस टाइम अहेड।